बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो आज में भी अहम ख़बरें आपके लिए लाए हैं जनाब, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। मरियम नवाज शरीफ नायब सदर मुस्लिम लीग नून जब भी कोई बयान देती है तो एक नई बहस उनके बयान में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके किसी मीटिंग की गपशप में कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे मीडिया वालों को, टॉक शो वालों, अखबार वालों को एक नया मसाला मिल जाता है, उस पर सैर असल गुफ्तगू होती है। आज उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डर रहे हैं। क्या खूबसूरत बयान है जी, और जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की ताकत का मुखालफिन को अंदाज़ा है, पार्टी को नहीं। नवाज शरीफ अगर कहते हैं कि वो वोट को इज्जत दो, क्या ये बयानिया दुरुस्त है? ये बयानिया जो कहता है कि वोट को पैरों के नीचे कुचल दो, क्या नवाज शरीफ का ये बयानिया गलत है कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का एहतराम करो? आज वो फैसलाबाद डिवीज़न के मुस्लिम लीग नून के इजलास से ख़ताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि अवाम ने जिनको वोट दिया इनको RTS के ज़रिए हरा दिया गया। आप बयानियों का मुवाजना कर ले कि कौन सा बयानिया दुरुस्त है। नवाज शरीफ का विज़न था कि CPEC बनाओ, सरमायाकारी लाओ, हमसाया ममालिक से दोस्ती करो। आज इमरान खान का कोई बयान उठा ले वो भीख मांगते नज़र आते हैं। नवाज शरीफ ने कौम को बता दिया कि अवाम के हकूक़ क्या हैं, इनको गसब कौन करता है। ये हमारे लीडर से अलहदा नहीं कर सकते, जमात को नहीं तोड़ सकते, हमारी हुकूमत को ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हार और जीत में खौफ की जंजीर है। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत और मज़ामत में बड़ी कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न सिर्फ दुश्मन की तरफ से प्लान की जाती है। जब वोट को इज्जत ना मिली तो तरक्की का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया। आज 5.8 की ग्रोस ज़मीन के नीचे चलेगी। दुनिया में किसी को पता नहीं कि पाकिस्तान में आकर किससे बात करनी है। हमारे वज़ीर आज़म को कोई मानने को तैयार ही नहीं। इंसाफ के निज़ाम को दागदार न करो। ये हुकूमत जहाँ कोई केस हारती नहीं, लेकिन बरतानिया में इनके निज़ाम अदल पर तब्बा लग गया है। मैं यकीन से कहती हूँ अगर आज शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते तो पंजाब में न डेंगू न कोरोना होता। हुकूमत का हाल ये है कि जागते रहना, साढ़े ते न रहना। जब डेंगू आया तो शहबाज शरीफ किस तरह काम करते थे सब ने देखा। इस वक्त हम घर में खाना खा रहे होते तो शहबाज शरीफ साहब घर आते। शहबाज शरीफ के कपड़े सर से लेकर जूतों तक पसीने से भीगे होते थे, लेकिन आज अवाम को कोरोना से निकलते हैं तो डेंगू में फंस जाते हैं। आज तरीके इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ होते तो स्प्रे भी होता। अब सड़कों पर लोगों ने बैनर लगाए हैं जिन पर लिखा है कि आगे बढ़ो, डेंगू से खुद मरो। नीचे उस्मान बुज़दार, जिसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, इनकी तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। शहबाज शरीफ आज इंटरनेशनल सादको अमीन बन गए हैं। इमरान खान ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। झूठे मुकदमा चलाने के लिए मुल्क के अरबों रुपए लुटा दिए गए। इधर मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ ने कहा कि जंगों से तबाह होने वाले मुल्क में इकट्ठे होते हैं। जर्मनी और जापान की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन हम 74 सालों बाद भी उन जैसा सफ़र तय नहीं कर सके। मुल्क को 74 साल से ज़ख्म लग रहे हैं। आज हम फाकों में हैं। 65 में हम फौज के ट्रकों पर फूलों की पत्तियां फेंकते थे। बगैर बात यह है कि आज भी मोहतरमा ने शायद ये कोशिश की है। मैं वैसे इस पर तबसरा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ कि मोहतरमा ने ये कोशिश की है कि ये कौम, ये अवाम
فوج کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اور بھائی خدا کا خوف کھائیں، ڈینگی آپ نے بات کی ہے صرف پنجاب کی، کہ آج اگر شہباز شریف ہوتے تو پنجاب میں یہ نہ ہوتا، کرونا نہ ہوتا، ڈینگی نہ ہوتا۔ اور بھائی مسلم لیگ نون کی حکومت کو پاکستان کے، مسلم لیگ نون کی پارٹی کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ محترمہ مریم نواز، آپ کی سوچ صرف پنجاب کی حد تک ہی شاید رہ چکی ہے، چونکہ گزشتہ الیکشنوں میں مسلم لیگ نون چونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے جیت نہیں سکی، اس لیے اب ان کا فوکس پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پنجاب کی صرف بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے تھی۔ رہی بات بیانیوں کی، تو آپ کا اور آپ کے والد محترم سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف کا بیانیہ اور ہے، اور وہ سیدھا اداروں سے تصادم کا ہے، جبکہ اس کے برعکس میاں شہباز شریف، جس کی آپ تعریف فرما رہی ہیں، ان کا بیانیہ اور ہے۔ اور ان کا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ جب دونوں آپس میں ہی متصادم ہیں، تو آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کون سے بیانیہ کی بات کر رہی ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا کیا چاہ رہی ہیں۔ اور آپ کے والد محترم جو ہے وہ جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی پالیسی جو ہے وہ ملک کو سنوارتی نہیں، ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے جتنا نقصان پارٹی کا کیا ہے وہ مسلم لیگ نون کے تمام ورکر جانتے ہیں۔ آپ جب بھی بیان دیتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ کھڑا کر دیتی ہے جس سے مسلم لیگ نون کو ہی نقصان ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ پی ٹی آئی کو تو مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے اور یہ پڑے گی، یہ تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن کم از کم وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے جس طرح وہ چل رہے ہیں، سول اور ملٹری دونوں ایک پیج پر جس طرح انہوں نے دنیا کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے متصادم نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں کھڑے ہیں، بلکہ اکٹھے ہو کر اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے والد محترم نے تو گلبھوشن جیسے دہشت گرد کا نام نہیں لیا تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اچھے تعلقات کے خواہاں کون نہیں ہے؟ اس ملک کا بچہ ہے، لیکن جب ہمسایہ ہی امن تباہ کرنے پر تلا ہو، ہماری عوام کو بمبوں اور افراتفری میں جھونکنے کے پر تیار ہو اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہو، دہشت گردی کے وہاں کیمپ چلائے جا رہے ہوں، تو بھائی کس طرح ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہیں اور ان کو زبردستی سینے سے لگتے رہیں؟ آپ لوگ اپنے بیانوں پر، اپنی سوچ پر تھوڑا سا غور فرمائیں۔ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن ہو یا نہ، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، کم از کم وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے خلاف نہیں۔ آپ اداروں کے جب خلاف بولتے ہیں تو مخالف ملک کو بڑی بڑی ہیڈ لائنیں بنانے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے کہ ان کے ایک سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہماری فوج پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ قوم جو ہے، یہ پاکستانی قوم اپنی فوج پر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ان پر انگلیاں اٹھائے یا ان کے خلاف زہر افشانی کرے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اداروں کو چھوڑ کر صرف سیاست کریں، اور سیاست وہ کرے جو سازشوں سے پاک ہو، جھگڑے سے پاک ہو۔ تو باقی رہی بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور ہم ان سے ڈرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ذاتی عمرہ میں ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں یا ڈر رہے ہیں۔
बेहतर है अपना डर दूर करें। दूसरी खबर है जनाब, सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद करने का या पाकिस्तान के साथ चलने का इरादा जाहिर कर दिया है जनाब, और उनके साथ मुआशी पैकेज फाइनल हो गया है। ये इंकशाफ किया है जनाब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3.6 अरब डॉलर फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। ये रकम 2 साल में पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि रकम से पाकिस्तान की खरीदारी भी, तेल की खरीदारी भी कर सकेगा। पाकिस्तान माहाना 15 करोड़ डॉलर की रकम माहाना फराहम की जाएगी। पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर की रकम माहाना फराहम की जाएगी। याद रहे कि 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली में ख़ताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने यह कहा था कि खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी कि सऊदी अरब के साथ तेल की फराहमी का मुआहदा तकमील के करीब है। रवां साल जून के महीने में पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में बेहतरी के इशारों के बाद रियाद ने पाकिस्तान को उधार तेल की फराहमी की सहूलत बहाल कर दी थी। दरामदी तेल पर निसार करने वाले पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानब से 1 साल की मौखर अदायगी पर 1.5 अरब डॉलर का तेल फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानब से ये ऐलान हमाद अजहर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी रेवेन्यू उस वक़्त के वक़ार मसूद की जानब से किया गया था। सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी की सहूलत पहली बार नहीं दी जा रही। माजी में भी ये सहूलत पाकिस्तान को चंद मरतबा फराहम की गई थी। 1.5 अरब डॉलर मालियत के तेल की मौखर अदायगी पर फराहमी इस लिहाज से अहमियत की अमल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तल्लुकात में गर्मजोशी के वापस आने की अक्कासी करती है, जिनमें कुछ अरसा कबल कुछ रंजिश पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में दी जाने वाली 3 अरब डॉलर की मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी मुअत्तल कर दी थी। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए 10 अरब डॉलर तक मसनूआत को बाहर की दुनिया से मंगवाता है और RLNG की दरामद से तवानाई के शोबे में दरामदात 14 से 15 अरब डॉलर पहुँच जाती है। पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब से सालाना 1.5 अरब डॉलर मालियत के उधार तेल की सहूलत दोबारा दस्तयाब होने की तस्दीक कर दी है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि उधार पर तेल हासिल होने से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने में मदद तो मिलेगी, लेकिन कर्ज बढ़ेगा और मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। गुज़श्ता साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ तल्लुकात में गिरावट के बायस मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी के मुआहदे रोक दिए थे। सालाना 3 अरब के उधार तेल के मुआहदे के तहत 2019-2020 के माली साल में पाकिस्तान ने सिर्फ 1.25 अरब डॉलर की सहूलत हासिल की थी। सऊदी अरब ने 2018 के आखिर में पाकिस्तान को 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का माली पैकेज दिया था, जिसमें 3 अरब डॉलर की नकद और इमदाद और 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की सालाना तेल व गैस की मौखर अदायगियों की सहूलत शामिल थी। तो ये थी जनाब, सऊदी अरब ने मुआशी पैकेज जो है वो बहाल कर दिया। ये शौकत तरीन साहब ने कहा, न जाने कब तक हम दूसरों पर इंसल्ट गो, वो हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है जिस पर हमारा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारा रोज़ा रसूल है, जहाँ हमारी आसों उम्मीदों की आखिरी जगह है, जहाँ हर शख्स का, हर पाकिस्तानी का दिल चाहता है कि वो एक ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाकर रोज़ा अक़दस पर हाज़री दे। उस धरती पर, उस मुल्क ने से हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए, लेकिन न जाने कब तक हम दूसरों पर इंसार करते रहेंगे, कि कब तक हम अपना हाथ फैलाते रहेंगे और कशकोल उठाए, कभी अपने दोस्तों और कभी अपने किसी जानने वाले मुल्कों में फिरते नज़र आएंगे। ये कब ख़त्म होगा? ये तब ख़त्म होगा जब इस कौम को, इन सियासतदानों को कोई गैरत आएगी,
تو غیرت تب آتی ہے جب آدمی اپنے فیصلے ایسے کرتا ہے کہ سوکھی سوکھی کھا لیں گے، مر جائیں گے۔ ایک سرمایہ جو ہے ملک کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کریں گے، لیکن اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کی بہتری کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ تب تک یہ نہیں ہوگا۔ تو خدا را یہ ہاتھ پھیلانے بند کریں ہاتھ پھیلانے، اس ملک کو آگے بڑھانے کی سوچیں۔ ایک تو مہنگائی نے جکڑا ہوا ہے، اوپر سے ایسی خبریں سن کر پاکستانیوں کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مزید پریشانیوں میں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑا۔ ایک بار کل انہوں نے ہمارا ہاتھ جھٹک دیا تھا، آج پھر ہمیں ہاتھ وہیں پھیلانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جی اس ملک پر، اس عوام پر رحم فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ جناب تھی 2 چھوٹے سوچا آپ کو گوش گزار کر دوں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔